इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, इसको समझो कि कोई भी क्लियरिंग कॉरपोरेशंस वेरियस एक्सचेंज पे अपनी पोजीशंस को क्लियर एंड सेटल कर सकता है। अभी देखो, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया यूज टू हैव देयर ओन क्लियरिंग कॉरपोरेशन टू क्लियर एंड सेटल द ट्रेड दैट टेक प्लेस ऑन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज। ओके, तो सेबी ने एक वर्क फ्रेम प्रपोज किया, उसका नाम दिया गया वर्क फ्रेम ऑफ इंटरऑपरेटेबिलिटी अमंगेस्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन इन 2018 एंड द आइडिया हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन 2019। ओके, इंटरऑपरेटेबिलिटी का तो कुछ रिजल्ट है, रिजल्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि ट्रेड डन ऑन एनी एक्सचेंज कैन बी क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ एनी अदर एक्सचेंज। एक एक्सचेंज पे जो ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ है, हम उसको सेटल कर सकते हैं दूसरे एक्सचेंज के साथ। ब्रोकर कैन चूज ए सिंगल क्लियरिंग कॉरपोरेशन फॉर द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल देयर ट्रेड्स। ब्रोकर के पास जितनी भी ट्रेड होती हैं, वो एक सिंगल क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने लिए चूज कर सकता है। Main advantage of interoperability is the reduction in trading cost per member, as they now have to maintain margins and collateral with a single clearing corporation as against multiple clearing corporation, which is used in the easier in the case earlier। देखो, जैसे अभी किसी ने NSE पे कोई पोजीशंस ली और फिर उसने BSE पे पोजीशंस ली, तो दोनों के लिए उन्होंने मार्जिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, अगर आपने NSE में मार्जिन मेंटेन करके रखा हुआ है, तो आप इसको BSE के साथ भी इसको सेटल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दिस लीड टू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट। जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए जो उसके कैपिटल रिसोर्स है उसका बेटर यूज यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो इसलिए इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन हमें यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल के लिए हमें एक फ्लो देता है, बेटर यूज देता है उसका। अभी समझते हैं, देखो एक एग्जांपल से, इफ ए क्लाइंट हैज ए लॉन्ग पोजीशन इन 10 लॉट्स ऑफ SBI में फ्यूचर्स ऑन NSE, ओके, एंड द शॉर्ट पोजीशंस इन 6 लॉट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट इन BSE। 10 लॉट्स पे वो लॉन्ग है और 6 लॉट्स पे वो शॉर्ट्स है, और जबकि अंडरलाइंग सेम है SBI का। तो इसमें क्या होगा, उसके पास जब हम उसको सेटल करेंगे तो वहीं से नेट पोजीशन जो दिखाई जाएगी वो होगी कि उसके पास 4 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं अभी, एंड द मार्जिन विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। इसी के अकॉर्डिंग 4 कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही उसका जो मार्जिन है वो कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं कि 10 पोजीशंस उसने NSE पे उसने 10 पोजीशंस बना रखी हैं और 6 पोजीशंस उसने शॉर्ट कर दिया BSE पे, तो हमें 16 पोजीशंस का मार्जिन कंप्यूट करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसके पास अभी 4 ही कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे लॉन्ग के। नेक्स्ट देखते हैं सेटलमेंट मैकेनिज्म। Settlement mechanism means the process to which the settlement exists. Okay, the clearing member who suffers a loss is required to pay the M2M loss amount। अगर किसी क्लियरिंग मेंबर को नुकसान हुआ है डेली बेसिस पे, तो उसको M2M पे करना पड़ेगा, और जिस क्लियरिंग मेंबर को M2M में प्रॉफिट हुआ है उसको वो M2M रिसीव हो जाएगा। ओके, 2019 से क्या हुआ, ऑल पोजीशंस इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज विच रिमेन ओपन ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल बाय फिजिकल डिलीवरी। जितनी भी पोजीशंस एक्सपायरी डेट पे ओपन रहेंगी उनकी भी सेटलमेंट होगी फिजिकल डिलीवरी से। इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कंटिन्यू टू बी सेटल्ड इन कैश, और जो इंडेक्स के फ्यूचर्स और जो ऑप्शंस हैं उनकी सेटलमेंट कैश में होगी। अभी देखो, सेटलमेंट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वो किस टाइप से हो सकती है, 2 टाइप से सेटलमेंट हो सकती है। एक तो M2M ऑन डेली बेसिस, एक फाइनल सेटलमेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो M2M है वो डेली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है किसी भी दिन के एंड पे, जब भी मार्केट क्लोज होता है तो M2M कलेक्ट होता है या फिर। और फाइनल सेटलमेंट कब होती है, जब लास्ट ट्रेडिंग डे होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, उस दिन। द डेली सेटलमेंट प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द लास्ट 30 मिनट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। लास्ट 30 मिनट का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे डेली M2M सेटलमेंट होता है। ओके, अब समझे सेटलमेंट मैकेनिज्म इस टाइप से हो सकता है।